मूर्ति जी, हमने राष्ट्रगुरु कलाम को पहले लेसन में ये सुझाए कि राष्ट्रगुरु जो दरवाजे आज़ादी के बाद अब तक बंद है उसे खोल दिए जाएं। वो दरवाजे थे महिला उत्थान, क्योंकि हमारा जीवन जब मैं नन्हा सा था तो माता के सीने से न लग सका, और फिर जब बड़ा हुआ तो फूट फूट करके संसार को देखता गया तो बहुत सारे उसमें ओझल थी। इसीलिए मैंने कहा कि राष्ट्रगुरु, अगर मुझे सभ्य समाज बनाना है तो महिला को बराबर अधिकार देना ही होगा। बराबर अधिकार, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे समाज के जिस भी वर्ग के हो, बराबर अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रगुरु मान गए और फिर मोहर भी लग गई, लेकिन उस उत्थान में अब तक तीव्र गति से कार्य न हो पाई। बहुत सारे दरवाजे खोल दिए गए, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे लीडर्स के लिए हो, चाहे वो पंचायती राज हो, बहुत सारे चीज़ खोल दिए गए। जो बराबर का अधिकार है तो बराबर का अधिकार देना ही होगा 50%। क्योंकि महिलाओं को पहले सती प्रथा जब मैं पढ़ा सन 2000 में तो हमारा खून खौल उठा, और उबलता हुआ खून मैं कागज पर अंकित कर डाला। तो राष्ट्रगुरु प्रत्येक दिन फॉलो करते थे और हम भी लेसन उठा के देखा जा सकता है कि कितनी भूचाल थी, और काम भी हुआ, लेकिन उसमें निगरानी करना अभी बाकी है। तो सबसे पहले लोग पूछेंगे कि आप महिला उत्थान के लिए कुछ कार्य गिनाइए कि आपने क्या कार्य किया। का सबसे पहले आज़ादी के इतने साल बाद भी मैंने अनपढ़ का साथ फेरा लिया, जो हमारी धर्मपत्नी है। बिल्कुल अंगूठा टेक, दस्तखत हमने सिखाया है। इसे क्योंकि मेरा इतिहास है, वो तो साग मूली था नहीं जो बदला जा सके। हाँ, परिवर्तन किया जा सकता है, सम्मान का अधिकार दिया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है, ये मैंने किया। तो अभी हमारे यहाँ पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं वो रिजर्व सीट हैं और महिलाओं के लिए हैं। भले हमारी पत्नी उसमें भाग नहीं ली, क्योंकि माजरा सेंट्रल में फंसी हुई है, तो मैं घर कैसे जाऊं? घर जाने के लिए न तो कलेक्टर आगे आ रहा है, न प्रशासन, न समाज। मैं भी छोड़ दिया, बोला कि चलो पहले सेंट्रल का काम ही निपटा दूं, फिर वापसी आऊँगा। आना होगा तो वो सारे सिस्टम बैठे हुए हैं, उसमें भी बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं, सोच रहे होंगे। मेरा काम नारियों को उत्थान करवाना और सभी पदों पर भेजना था। बाबा साहब का आखिरी काम था ये, शुरू वाला भी और आखिरी वाला भी, इसलिए ज़्यादा ध्यान मुझे इस पर गया। और ऊपर वाला का कृपा देखिए कि जब मैं अनपढ़ का साथ फेरा लिया तो आंख में मिला आंसू, क्योंकि रात को जब मैं लिखते थे हम तो पत्नी बार बार बोलती थी कि ये लंबा लंबा लिखते हैं, कुछ हो कहाँ रहा है। तो मैं पत्नी को ये बताया करता था कि हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं। क्योंकि पढ़ी लिखी होती तो जो पेपर्स जा रहे हैं उसमें कम से कम तुमको तो 1/4 भाग भी तो समझ में आता, लेकिन वो भी नहीं है। तो बहुत सारे कारण थे,
आज मुझे अफसोस नहीं है, बल्कि अंदर से मैं खुश हूँ कि कोई समाज का महिला तो उस पद पर जा रही है। किसी का जन कल्याण में किसी का तो कल्याण हो रहा है। एक नारी अगर शिक्षित हो जाए तो 100 नारियों को शिक्षित कर पाएगी। ये मेरा मिशन था। और एक नारी अगर एक समाज में शिक्षित हो जाए तो कम से कम उसके आसपास वाले कम से कम 10 को तो कर ही डालेगी। इसलिए नारियों को स्टेट से लेकर सेंट्रल तक और पंचायत से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक 50% का दर्जा मिले। कितने आदमी को शुरू में दर्द हुआ था कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, वो पाखंड वाले को थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि उसका सोच अलग है कि पहले महिलाओं को जब पति मर जाता था तो उसे मंदिर में रहना होता था। इतिहास को पढ़ा, कहा ये कैसा इतिहास था, गंदा इतिहास। और फिर पाखंड वाले ने कहा कि व्हाइट वस्त्र पहन के उसे रहना पड़ेगा, यानी कि वस्त्र में होना चाहिए जिस तरह कफन होता है उस तरह का कपड़े पहन के रहना पड़ेगा सारी जिंदगी। मैंने बोला थैया थैया, ये भी कोई जिंदगी है? ये तो अपना मनगढ़ंत कहानी है, अपने मन से बनाई गई कहानी। फिर इससे क्या ताल्लुक? पत्नी को भी एक अधिकार है कि वो सम्मान दृष्टिकोण से जिए समाज में, चाहे वो पति मर जाए, इससे कोई मतलब नहीं। या ऐसा या वैसा, स्वर्ग या नरक, कुछ नहीं। ये पाखंड तंत्र ही ऐसा बनाया गया था जो स्वर्ग नरक का रास्ता दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए अब तो इस मिशन का आखिरी क्षण जो है, कुछ ही समय बचा है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि नारी उत्थान के लिए जो दरवाज़ें खोली गई थी उसमें से बहुत सारे कार्य अधूरा है इस वक्त। उस कॉलम को आपके द्वारा उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें अपनी लगन से, अपनी नज़र से इसे आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।